First problem, the magnetic field existing in the region is given by this expression. B is equal to B naught into 1 plus x by L into k cap. A square loop of edge L and carrying current I is placed with its edge parallel to xy axis. Find the magnitude of net magnetic force experienced by the loop. अब देखिए, ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें समझना होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करी हुई है यह किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड के डिस्क्रिप्शन को समझ लिया तो यह सवाल बड़ा ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग के कैप। इसका मतलब यदि XY प्लेन है, दिस इज XY प्लेन, यह x एक्सिस और यह y एक्सिस, तो उन्हें कहा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलावा k कैप मींस यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलावा और पॉजिटिव z एक्सिस के अलावा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द बोर्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? x इक्वल टू 0 पर B नॉट, x इक्वल टू 0 पर B नॉट, एंड देन इट्स 1 प्लस x बाय, इट्स लीनियरली इंक्रीजिंग। मैं हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न यदि बनाने की कोशिश करूं तो आउटवर्ड द बोर्ड इधर फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, x इक्वल टू 0 पर यह B नॉट है और फिर यह इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब मैं डॉट का स्पेसिंग कम करता जाऊंगा। डॉट का स्पेसिंग मैं कम करता जाऊंगा और स्पेसिंग कम होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये डॉट का स्पेसिंग कम होता जा रहा है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, इधर डॉट स्पेसिंग ज्यादा रखा, थोड़ा कम करा और कम करा और कम करा और कम करा। डॉट का स्पेसिंग कम करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना। इधर ज्यादा डॉट्स बनाए जा रहे हैं जैसे जैसे दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी x पर, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B नॉट इंटू 1 प्लस x बाय L, दिस इज द मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्क्राइब करी हुई है उसे समझने की आवश्यकता है। फिर अब a square loop of edge length A carrying current I is placed with its edge parallel to xy axis. Find magnitude of net magnetic force experienced by the loop. अब हम एक स्क्वायर लूप इस तरह से रख देते हैं। यह स्क्वायर लूप है और इस स्क्वायर लूप में करंट I है। किसी भी एक डायरेक्शन में हमने करंट ले लिया। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? अब देखिए, हम अलग अलग एलिमेंट के बारे में सोचें। जैसे हम सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। इसमें मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या है?
I इंटू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ और इस पर फोर्स एल क्रॉस बी नीचे की तरफ। इन दोनों में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और खास बात, इस जगह पर फोर्स ज्यादा लगेगा और इस जगह पर फोर्स कम लगेगा, और यह फोर्स इस तरह से अलग अलग एलिमेंट पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। मगर इतना ही फोर्स इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा और यह मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। और खास बात, इन दोनों एलिमेंट पर लगने वाले फोर्स एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देंगे। इस एलिमेंट पर जितना फोर्स ऊपर उतना ही इस एलिमेंट पर फोर्स नीचे, इस एलिमेंट पर जितना फोर्स ऊपर उतना ही इधर नीचे, इधर ऊपर उतना नीचे, तो ये सारी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। निश्चित यह फोर्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इन दोनों एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स बिल्कुल इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस चीज को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में यह बात सोची जानी जरूरी है। आंसर तो हम सीधा लिखेंगे। इस प्रॉब्लम को करने के बाद में इस तरह के सिचुएशंस को कैसे डील करना है तो दिमाग में होना चाहिए। इनफैक्ट इट्स अ वर्बल प्रॉब्लम। ये बात दिमाग में सोच ली कि इस तरह से कैसे हो जाएगा। अब तो लूप पर फोर्स किस वजह से लगेगा? भाई इन दोनों एलिमेंट पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा मगर इक्वल नहीं होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि फील्ड अलग अलग है, फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। देखिए इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ B1 है और इस जगह पर B2। देखिए इस वायर पर जिसका की लेंथ L है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन सोचते हैं इसी कंसेप्ट से। सीधे हाथ की उंगलियों को L से B की तरफ घुमाएंगे, L से B फोर्स इस तरफ लग रहा है। इस पर फोर्स F1 which would act in this direction। इस F1 की वैल्यू लिखता हूं मैं, F1 is I इंटू स्क्वायर L लेंथ का है क्रॉस B1। F1 is I into L into B1 into sin 90 into n कैप। मैग्नीट्यूड से मतलब है मुझको I L into B1, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब। sin 90 क्योंकि वायर बोर्ड के प्लेन पर है, फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर, दोनों में 90 डिग्री, डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दिया। अब इस वायर पर मैं फोर्स F2 उसकी डायरेक्शन देखता हूं, I और L I की डायरेक्शन में क्रॉस B बाहर की तरफ फोर्स इस दिस इज फोर्स F2। फोर्स F2 के लिए मैंने एरो बड़ा बनाया। क्यों बड़ा बनाया अभी समझाता हूं। फोर्स F2 के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं
I इंटू एल, लेंथ तो एल ही है, क्रॉस V2, फोर्स F2 इज I इंटू लेंथ L। V2 इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड V2 है जो कि ज्यादा है, इंटू साइन 90 इंटू एन। V2 की वैल्यू ज्यादा होने से फोर्स F2 की वैल्यू ज्यादा है। अब ये फोर्स F2 ज्यादा, फोर्स F1 कम, दोनों अपोजिट। नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स ऑन द वायर वुड बी F2 माइनस F1 IL V2 माइनस IL V1 और IL इंटू V2 माइनस V1। और फोर्स F इज IL, V2 लिखता हूं B नॉट इंटू 1 प्लस x2 बाय L माइनस 1 लिखता हूं B नॉट इंटू 1 प्लस x1 बाय L। B नॉट कैंसिल हो जाएगा और फोर्स F के लिए बचा रह जाएगा I इंटू L, B नॉट थ्रू आउट कॉमन और अंदर रह जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन L। जरा देखिए, दिस इज x2 फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस इज x1। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L। So this is IL into B naught into L by L. Hence, the net force would be IL into B naught. Although मेरे लिए तो ये सवाल वर्बल प्रॉब्लम है, ये सारा काम मैं दिमाग में करूं। मुझे इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की कि ये सारा काम सिर्फ दिमाग में चले, सारी बात, और अल्टीमेटली आंसर सीधा एकदम से लिखूं। मैं सिर्फ देखकर, सिचुएशन को देखकर दिमाग में फिगर ड्रॉ करूं और ये बात समझ जाऊं कि इधर सारे फोर्स इक्वल अपोजिट, इनकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगना है, इधर और इधर अपोजिट फोर्स लगना है, इधर फोर्स F1 कम होएगा, इधर ज्यादा होएगा, दोनों के लिए सीधा एकदम से ये चीज लिखूं और दोनों के लिए डिफरेंस देखकर। बट डेफिनेटली इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हम 13th प्रॉब्लम करेंगे, ध्यान से देखिए। नाउ लेट्स सॉल्व 13th प्रॉब्लम। A particle having mass m, charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field B. Find the angle of deviation as the particle come out magnetic field if width of the region is slightly smaller than. देखिए, this is the region having magnetic field. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी लेंथ तो कितनी भी है, मगर इसकी जो विड्थ है, दिस विड्थ इज लेस देन mv बाय qb। और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है जिसका कि मास m है किसी वेलोसिटी v से। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं
इस तरह से चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से जब प्रोजेक्ट करा जाता है तो सर्कुलर पाथ में जाता है, और उस सर्कुलर पाथ के लिए mv²r इज bvq, और उसका जो रेडियस होता है दैट इज mv/qb। पहले पार्ट में उन्होंने कहा है दिस विड्थ इज स्लाइटली लेस देन रेडियस। स्लाइटली लेस, यदि इसका रेडियस इसकी विड्थ स्लाइटली लेस है तो क्या होगा कि यह इस तरह से सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाएगा, और जैसे ही यह इस पोजीशन पर आएगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर होते से ही वह इस तरह से प्रोजेक्ट हो जाएगा v वेलोसिटी से। ओरिजिनली इसकी मोशन इस डायरेक्शन में थी, और फाइनली इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और हम इसे डिविएशन कहेंगे जो कि होगा π/2। इस तरह की ट्रेजेक्टरी उसकी होगी, और इस ट्रेजेक्टरी का रेडियस r होगा। दिस इज पार्ट 1, ए पार्ट। अब बी पार्ट बताता हूं जो सबसे इंटरेस्टिंग है, खास तो बी पार्ट ही समझाना चाह रहे हैं। इफ दिस विड्थ इज स्लाइटली लेस देन mv/2qb, once again slightly less लिखा हुआ, means if this width is slightly less than r/2। सिचुएशन को दिखाता हूं। यह मैग्नेटिक फील्ड और इस बार यह विड्थ कम है। चार्ज पार्टिकल जो कि कहीं इधर है, इसको v वेलोसिटी से इस तरफ प्रोजेक्ट करा। यदि मैग्नेटिक फील्ड आगे तक होती तो ये इस तरह के पाथ में चला जाता। इस तरह के सर्कुलर पाथ में चला जाता। जिसका रेडियस काफी अच्छा होता, डबल होता इस विड्थ से। इस तरह के, मगर यह पार्टिकल इधर तक जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं। यह पार्टिकल इधर तक जाएगा और इधर तक जाने के बाद यह मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया। इसके बाद ये स्टेट ऐसे ट्रैवल करता चला जाएगा टेंजेंशियली।
इससे बाहर निकलते से ही यह इस तरह से टेंजेंशियली ट्रेवल करता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आगे कंटिन्यू होती तो वो इस तरह से जाता। हम कहते हैं दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस आर, मगर वह इसी पॉइंट तक आया और वह फिर टेंजेंशियली बाहर निकल गया। हम कहते हैं बाहर निकलने पर उसकी वेलोसिटी की यह डायरेक्शन है, जबकि ओरिजिनली उसकी वेलोसिटी की यह डायरेक्शन थी। ओरिजिनली उसकी वेलोसिटी की यह डायरेक्शन थी और बाहर निकलने पर वहां टेंजेंशियली ऐसे फ्लाई अप कर रहा है। हेंस दिस इज द डिविएशन। ऐसे जाता हुआ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे डिविएट हो गया और यह डिविएशन ट्रिग्नोमेट्री से देख लीजिए, इट वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल के बराबर होगा। बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं। दिस 90 माइनस डेल, इधर आप खींच दीजिए, आपको डेल यह दिखने लगेगा। दिस 90 माइनस डेल, दिस इज डेल, दिस आउटराइट एंगल डेल। और इस डेल की वैल्यू बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। दिस इज W एंड दिस इज R। राइट एंगल ट्रायंगल में इस डेल की वैल्यू देखिए, W अपॉन R इज साइन डेल। W की जगह पर हम लिखें R/2, R की जगह पर R, साइन डेल इज 1/2, which imply that del is 30 degrees or 5/6. बड़े ध्यान से सिचुएशन को देखें। अब सी पार्ट, सी पार्ट में हमने दिया है इफ विड्थ इज स्लाइटली लेस देन 2 mv/qb और विड्थ इज लेस देन 2r, दिस इज स्लाइटली लेस। अब ये तो काफी अधिक विड्थ हो गई। काफी अधिक विड्थ हो जाने पर वो तो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ। मेरे पास ड्रॉ करने के लिए भले ही स्पेस नहीं है, मगर मैं अब पूरे सिचुएशन को डिमिनिश करके थोड़ा उसका मैग्निफिकेशन कम कर दूंगा। इस बार चार्ज पार्टिकल जो इधर से फेंका गया v वेलोसिटी से, वह पूरा आधे से ही ऐसे लौटेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड काफी अधिक विड्थ वाली है। पूरा ऐसा सर्कुलर पाथ कवर करेगा। यह रेडियस R, यह रेडियस R, यह रेडियस R, और वह इस तरह से बाहर निकलेगा। और इस केस में हम कहेंगे डिविएशन वुड बी पाई, जस्ट अपोजिट 180 डिग्री से लौट जाएगा।
ऑब्जर्व दिस सिचुएशन। हम डीपीएस 3 तक की अभी करते हैं, हम फर्दर डीपीएस 4 अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और एमईसी मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में फिनिश होएगा। डीपीएस 4 पैटर्न लगा के रखिए। मैं आज यही पच फुट रहा हूं। गुड बाय, गुड डे।